सास लाई शहर की बहू। घोटकपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहती थी। रितेश की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शकुंतला उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश थोड़ी ज्यादा ही एक्स्ट्रा थी। रितेश बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तो तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। लेकिन माँ, ये सब। अरे मेरे लाल, तू दिमाग मत लड़ा। तू बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत इतराती है ना गांव की आस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये वो। अब देखना, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कैसे मैं एक शहर की बहू को लाती हूँ घर में। ठीक है माँ, वो बात तो समझ में आई, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगी कहाँ से? अरे कविता है ना, मेरी बचपन की सहेली, वो यहीं पर तो रहती थी, इसी गांव में। लेकिन जब वो 20 बरस की हो गई, तब उसके पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आया और वो शहर चली गई। उसी की बेटी है मानवी, उसके साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां शकुंतला और कविता एक दूसरे को मिलती हैं और दोनों परिवार आपसी सहमति से रितेश और मानवी का रिश्ता पक्का करते हैं और चंद दिनों में रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाए के दिन गांव की सारी आस पड़ोस की औरतें शकुंतला के घर इकट्ठा हो जाती हैं। चल बहू, अब ना तो अपना ये घूंघट जो है ना, उसे ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। छुपाऊं? लेकिन क्यों? मीन विन कुछ नहीं बेटा, तू वैसा कर जो मैं तुझसे कहती हूँ। अरे अगर तेरा चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई है? शकुंतला मानवी के साथ हॉल में सबके सामने आती है। जब सभी मानवी का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बहू लाई हो शकुंतला बहन, एकदम कोहिनूर। हाय, किसी की नजर ना लगे इस कमल से चेहरे को। वाकई में तो बड़ी भाग्यशाली है शकुंतला, जो तेरे घर में एक शहर की बहू आई है। वही तो, रूप रंग और चाल चलन भी कितना सुंदर है मानवी बहू का। पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है ये शकुंतला। हाँ, मानवी के आने से घर वालों की नजरों में शकुंतला की और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ देते हैं, लेकिन शहर की बहू के आने से घर में जो परेशानियां पैदा होने लगती है, अब शकुंतला और रितेश को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ क्या? है तमीज वमीज कुछ सिखाई नहीं क्या कविता ने तुझे? आई डोंट नो, आप मॉम को ही फोन करके पूछ लो ना। और वैसे भी आई डोंट थिंक कि मुझे तमीज नाम का कोई सब्जेक्ट था। ओफो, अरे तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर ये सब छोड़िए। देखिए, मुझे ना अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये डब्बा टीवी सेट, इस पे दिन में 10 बार केबल जाती है, ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और देखो तो, मैंने एक बार सिलबट्टा यूज किया और उसकी वजह से मेरे हाथों में कितने छाले आ गए हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है और ये गर्मी, उफ, ढंग के पंखे तक नहीं है। बूढ़े हो गए हैं दोनों पंखे और रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन। हाँ मानवी, अब इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन इन सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। तभी मानवी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। क्या? हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो रितेश और मम्मी जी, आप भी, मुझे घर का रेनोवेशन करना है। इस ईंट पत्थर के घर को संगे मरमर का शीश महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए, केक बनाने के लिए अवन चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टीवी सेट चाहिए, एसी और वाटर प्योरीफायर भी लगवाना होगा, और बाहर जो तबेला है ना, उसे भी वहां से हटाना होगा। अगर हम ये सब नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा। मानवी की मांगों को सुनकर शकुंतला और रितेश तो हैरान रह जाते हैं। अरे मानवी बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही है? और ये तेरी जो मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना ना, हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासी लाइफ बनाना है
और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अब मैं इंतज़ाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी, तुम बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके, लेकिन रिमेंबर, ये थोड़ा वक्त कहीं ज्यादा वक्त हुआ ना तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मानवी गांव में भरे बाजार में बाहर जाते समय वन पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करते। अरे शकुंतला, कैसी बहू है तुम्हारी, सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई बहू ने। हमें तो लगा कि शहर की बहू है, होनहार, एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने पे तुली हुई है। शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है और वो गुस्से से मानवी को चिल्लाती है। मानवी बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? अरे माना कि शहरी हो, लेकिन जरा तो इज्जत का मान रख लेती मेरे और अपने पति का। क्यों? आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। रितेश, क्या हुआ? तुम्हारा इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म बाद होगा? ब्लडी इडियट पीपल। गांव के लोग ना गांव में ही धस के रह जाएंगी। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। यू गेट दैट। मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला और रितेश चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोचकर लाई थी इस कलमुही को यहाँ पर, और क्या से क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है ये बहू। मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। दिन ब दिन मानवी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वो क्लेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से रितेश और शकुंतला मानवी के सामने कुछ कागज रखते हैं। अरे ये क्या है? कौन से पेपर्स हैं? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई न्यू, आप लोग हो भले ही गांव के, लेकिन पैसा तो जम के भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच रितेश एंड मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, जरा कागजों को हाथ में उठाकर तो देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। जब मानवी उन कागजों को अपने हाथ में उठाती है तब वो देखती है कि वो तो तलाक के कागजात हैं। ये क्या रितेश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मानवी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, अरे ज़रा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी ज़मीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सीख दे दी कि बहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपनों को स्नेह, प्यार और इज्जत दे, वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। व्हाटएवर। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली एनआरआई से ही शादी करूंगी। लाओ पेपर्स लाओ। मानवी साइन कर देती है और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाकर रितेश की शादी एक सुशील गांव की लड़की से। नंदिनी जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, बस चाय छान कर लेकर आ रही हूँ। फिर जैसे ही बहू चाय छानने जाती है, उससे भगोना छूट जाता है और सारी चाय जमीन पर बिखर जाती है। क्या गिरा? अंदर आकर देखती है कि पतीला गिरा है। सत्यानाश हो, सुबह सुबह फिर से एक नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था, अब बर्बाद हुई ना उतनी चाय पत्ती। उसके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनके। मर दिया अपना बोझ हमारे सर, वो अलग। सॉरी माँ जी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है नंदिनी की, जो कि एक गरीब घर से है। इस कारण उसे बार बार गरीबी का ताना झेलना पड़ता है। आखिर नंदिनी कैसे बचेगी इन तानों से, या कोई बड़ा कदम उसकी जिंदगी ही बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन नंदिनी की ननद पारो घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा। बस तेरी ये जो भाभी है ना,
इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। माँ ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, तो वहीं से माँ जी ने आपके लिए कुछ लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी घुम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ, जब जेब में पैसे हो तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी ना है कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे भी 2 कमरों का घर। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। गरीब के घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पर जीते हैं? जीते होंगे, इसीलिए तो इसने अब तक तुझे कुछ खाने को ला के नहीं दिया बेटा। सास और ननद की बात नंदिनी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और जल्दी से ननद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। नंदिनी, अरे ओ नंदिनी बहू, जल्दी यहाँ। जी माँ जी। ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो नमकीन बिस्किट लाके दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसा जलेबी लेकर आ। माँ, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग ना दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ना उसी गरीबी में। नंदिनी बिना कुछ जवाब दिए ननद के लिए जलेबी समोसा लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी वो पापा जी। इसके आगे कि नंदिनी कुछ बोलती। देर तो करेगी ना रसोई में, इतना सारा सामान देखकर चकरा जो जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसके मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूली ही नहीं समाती, फिर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, अब नंदिनी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से क्वेश्चनिंग कर रहा है? अब नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है नंदिनी ने ही कुछ किया होगा, तभी माँ ऐसा बर्ताव करती है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। उसके बाद नंदिनी किचन समेटने में लग जाती है कि तभी अचानक से उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। उसी समय पारो पानी पीने वहाँ आती है। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती? आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको? हाँ, जब इतने महंगे बर्तन होते इसके यहाँ तभी तो माँ सिखाती ना। अब तो धन्ना सेठ के यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगा ही रहेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि मायका भले ही गरीब हो, ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। नंदिनी अब भी चुपचाप उनकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है और किचन का काम निपटाकर वहाँ से फटाफट सोने चली जाती है कमरे में। नंदिनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सजती हो ना संवरती हो। अभी कुछ दिन तो हुए हैं हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नहीं कुछ नहीं, घर के कामों में बस समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहुरानी हो इस घर की। समय नहीं मिलता तो समय निकालो मेरी जान। जी। वहीं अगले दिन जब पारो अपने ससुराल जाने लगती है। ये देख बेटी, मैंने तेरे लिए ये साड़ी लाई है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी इतनी सस्ती सी साड़ी किसके लिए लाई है माँ? वो तेरी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़े की आदत है,
इसलिए उसके लिए ये लोकल सड़क छाप साड़ी ही ठीक रहेगी बेटा। सही कहा आपने माँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिर पारो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन नंदिनी अब हर बात पर मायके के ताने सुनकर परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा रहे होते हैं कि अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? क्यों, आप लोगों के साथ? और ये घर ये कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जा जाके घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन माँ। कुछ नहीं, चल चुपचाप। घर में भी किसी का रहना जरूरी है। बेचारा बेटा माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता। वहीं शाम को नंदिनी, एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है। हर बात पर माँ गरीबी का ताना देती है। इतना तक कि पारो दीदी आई थी तो वो भी मेरे माँ पापा के हालात को लेकर बुरा भला कहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, फालतू में घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है। वहीं शाम को नंदिनी के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डिब्बा ही लेते आते। बैठिए, मैं नंदिनी को बुलाकर लाती हूँ। अरे सोफे पर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ज़मीन पर बैठिए। यहाँ? हाँ यहाँ। फिर वो नंदिनी को बुलाती है। वहीं नंदिनी अपने माता पिता को ज़मीन पर बैठा देखकर काफ़ी हैरान होती है। माँ पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, अब मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं मिल ले और यहीं से विदा कर। आप लोग यहाँ क्यों बैठे थे? वो सब छोड़ बेटी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए ना तुझे देखे, तो बस मन किया कि मिल लो। हाँ बेटा, अब दिल को सुकून मिला तुझसे मिलकर। अब हम चलते हैं। माता पिता तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ये निश्चय कर लेती है कि सास को सबक सिखा कर रहेगी। अब नंदिनी कोई काम ढंग से नहीं करती और सास जो काम करने जाए उसे भी बिगाड़ देती और फिर सास का डायलॉग सास को ही चिपका देती। एक दिन सास के हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है। ओहो, ये तो गिरकर खराब हो गया। बहू, ये मोबाइल अंश को दे के बनवाने को कह देना। अपने पति को कहो ना, मेरे पति को क्यों? और मोबाइल कितना महंगा आता है, संभाल कर रखा कीजिए। आपके अमीर मायके वाले नहीं दे के गए ये। अमीरी तो बस दिखावा है, जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती उनकी। आती हैं तो सूखा लड्डू लेकर, जिसे कुत्ता भी ना खाए। सास बहू को एकटक देखती रह जाती है। ऐसे ही अब हर बात पर बहू सास को जवाब देने लगती है। फिर एक दिन, आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं। अपनी कैंची जैसी ज़बान बंद रखना और ढंग से सारे काम करना। कुछ अच्छा खाने में बना लेना। ठीक है। जिसके बाद बहू किचन के कामों में लग जाती है और जब सास के भाई भाभी आते हैं तो लीजिए मामा जी, चाय पीजिए और ये लीजिए बिस्किट खाइए। ये बिस्कुट तो कुत्ते वाले हैं ना, और पानी से कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, ज़मीन के नीचे का पानी है, वो तो अच्छा होता है। और बिस्किट कुत्ते वाली है तो क्या हुआ, आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए सबसे महंगी बिस्किट लाई हूँ मैं। दीदी, क्या है ये? आपने हमारी इंसल्ट करने को यहाँ बुलाया क्या हमें? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बहू जाने क्यों ऐसा कर रही है। शांति से ढंग से काम कर, वरना तुझे भी तेरे फटीचर माँ बाप के पास भेज दूंगी। सॉरी माँ जी। मामा मामी, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल हर प्रकार के खाने से भरा होता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। चलो, बहू ने नाक कटाने से तो बचा लिया। लेकिन मामी एक निवाला खाते ही, थू, ये क्या, खाने से कितनी स्मेल आ रही है। हाँ बहू, तुमने आज ही इतना खाना बनाया और इतनी जल्दी खराब हो गया? नहीं नहीं मामा जी, ये सब खाना तो 1 महीना पुराना है। आज फ्रिज से निकाला ताकि सब खत्म हो जाए।
ये देखकर मामा मामी को बहुत गुस्सा आता है। दीदी, आज के बाद अगर हमारी इंसल्ट करानी हो ना तो कभी घर मत बुलाना। हाँ, और अगर मेहमान की खातिरदारी करनी नहीं आती तो हमारे घर आ जाओ दीदी, हम सिखा देंगे। वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। आज पहली बार सास को गरीबी का ताना मिला था। ये सुनकर सास गुस्से से बौखला जाती है और बहू पर भड़क जाती है। तूने ऐसा जानबूझकर किया ना, मैं सब जानती हूँ। हाँ, जानबूझकर ही किया, ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वालों के साथ गलत हुआ तो आपको गुस्सा आया, आपको गरीबी का ताना मिला तो इतना बुरा लगा। और मेरे बारे में सोचो, जब से आई हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं कि आपने मेरे मायके वालों को बुरा भला नहीं कहा हो, लेकिन मैंने तो सब सह लिया। इसके बावजूद आपने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती की, बस उसी का सबक था ये। ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ़ करते मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जिसके बाद सास बहू को गरीब मायके का ताना देना बंद कर देती है और हंसी खुशी से अपनी बहू को रखती है।